हाय। इस वीडियो में हम देखते हैं कि भाई एम्प्लॉयर से मैंने लोन लिया। अरे बाप रे, एम्प्लॉयर से लोन लेने तो भी टैक्सेबल? यस, टैक्सेबल होगा। अभी कैसे? अभी क्यों? कैसे होता है ना, जब आप एम्प्लॉयर से लोन लेते हो तो पहली चीज उसको रीजन बताओ। सपोज आपको कार लेना है, एम्प्लॉयर से लोन लिया। घर लेना है, एम्प्लॉयर से लोन लिया, लीजिए। बट डिपार्टमेंट ही कहता है कि यही लोन आप बाहर से लेते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता। अभी एम्प्लॉयर क्या कहता है कि एम्प्लॉय गुड हो तो उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे देता है। इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब ये होता है कि जितना पैसा मैंने आपको प्रिंसिपल दिया है उतना मुझे रिटर्न कीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, डोंट पे द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। ऐसा भी होता है। या तो कंसेशनल इंटरेस्ट। कंसेशनल इंटरेस्ट मतलब मान लीजिए कि बाहर 15% चल रहा है, 10% चल रहा है और आपको एम्प्लॉयर ने लोन लिया दिया है 5% पे, तो मतलब आपका इंटरेस्ट सेव हो रहा है ना। तो यही प्रॉब्लम होता है डिपार्टमेंट को। आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करते हो। जितना मार्केट में रेट चल रहा है उतना पे करते हो तो बात खत्म। डिपार्टमेंट कोई आपके बीच में नहीं आएगा। बट आप उससे कम पे करते हो तो डिपार्टमेंट बीच में जरूर आता है। करेक्ट? तो डिपार्टमेंट बीच में आएगा मतलब डिपार्टमेंट कहता है कि अरे वही लोन आप बाहर से 10% से लिया होता तो आपका एक्सपेंडिचर 10% हो जाता। बट नाउ यू आर परचेसिंग, नाउ यू आर टेकिंग अ लोन एट 5%, मतलब आपका 5% इंटरेस्ट बच रहा है। जो 5% इंटरेस्ट आपका सेव हो रहा है वो टैक्सेबल करना है हमें। हमें लोन का अमाउंट टैक्सेबल नहीं करना है। हमें जो आपका इंटरेस्ट सेव हो रहा है वो, क्योंकि वो इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है आपको। तो देखिए मेरे एम्प्लॉयज, तो लोन देना है ना, पैसा तो बीच में आना ही चाहिए। क्या लिखा है यहां पे? लिसन, द बेनिफिट टू द एसएससी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट फ्री। इंटरेस्ट फ्री मतलब इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज किया। और कंसेशनल, इंटरेस्ट फ्री या इंटरेस्ट कंसेशनल लोन फॉर एनी पर्पज। आपको जो पर्पज है उस पर्पज के लिए आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया। मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉय को खुद को और एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो मतलब उसके बीबी को दिया है, उसके बच्चे को दिया है, उसके बच्चे के एजुकेशन के लोन के लिए दिया है, कुछ भी रीजन हो। करेक्ट? कुछ भी रीजन हो, आपने लोन लिया बट वो इंटरेस्ट फ्री है या कम इंटरेस्ट पे लिया। इंटरेस्ट फ्री होगा तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। कंसेशनल होगा तो जो डिफरेंस रहेगा वो टैक्सेबल होगा। करेक्ट? अभी मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंस कितना होता है। तो लिसन, यहां पे देखिए, नाउ दीज आर द एम्प्लॉयज। अभी ये एम्प्लॉयज को बेनिफिट हो गया तो आपको पता है कि इंटरेस्ट फ्री देना है। तो डिटरमाइन कैसे करोगे? तो लिसन, यहां पे क्या लिखा है? shall be determined as the, shall be determined as the, वो blue color line is very very important. Sum equal to the interest computed at the rate charged per annum by the State Bank of India as on first day of the relevant previous year in respect of the loan from the same purpose advanced by it. तो मतलब ये कहते हैं कि सम इक्वल टू द इंटरेस्ट कंप्यूट। इंटरेस्ट वर्ड दे यूजिंग इंटरेस्ट, मतलब एसबीआई जिस दिन आपने, जिस साल आपने लोन लिया था, जिस साल आपने लोन लिया था उस दिन का एसबीआई रेट क्या था। जिस साल आपने एम्प्लॉयर से लिया था उस दिन का एसबीआई रेट क्या है, वो एसबीआई रेट आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा या तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट रेट लोन के साथ अप्लाई करो। वो इंटरेस्ट रेट लोन के साथ अप्लाई करो। मतलब मान लीजिए कि मेरा 10 लाख का लोन है। मान लीजिए कि मैंने 10 लाख का लोन लिया है इसी साल और इसी साल एसबीआई का रेट था 13%, 13%। तो कितना आ गया साल भर का? 1,30,000। दैट 1,30,000 इज अ टैक्सेबल टू मी बिकॉज ऑफ मुझे मालिक ने लोन दिया वो भी इंटरेस्ट फ्री। मतलब 1 रुपए का इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया। डिपार्टमेंट कहता है कि आपका बेनिफिट है तो 1,30,000 रुपए आपको सीधे सीधे हम टैक्सेबल करेंगे। बट आगे भी क्या लिखा है? ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस क्यों लिखा है? क्योंकि एम्प्लॉयर से, सॉरी, एम्प्लॉयर आपसे, आपके सैलरी से कुछ अमाउंट भी कट करेगा प्रिंसिपल के लिए। इंटरेस्ट के लिए नहीं कट किया तो क्या हुआ, बट प्रिंसिपल के लिए तो कट करेगा ना।
तो वो कहते हैं कि एवरी मंथ के कैलकुलेशन के हिसाब से जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालते जाओ और एडिशन करते जाओ। और फिर लिखा है कि एज रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट इफ एक्चुअली पेड बाय हिम एज अ और एनी सच मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। ठीक है, जितना इंटरेस्ट आता है उतना इंटरेस्ट, उसमें से अमाउंट रिकवर्ड, जितना इंटरेस्ट आता है उतना इंटरेस्ट, उसमें से अमाउंट रिकवर्ड, बैलेंस टैक्सेबल करोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब यहां पे ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया तो वो बाहर का रेट जो है एसबीआई का वो अप्लाई करो, वो निकालो, उसमें से अमाउंट रिकवर्ड डिडक्ट करो। उसमें से अमाउंट रिकवर्ड क्या करना है, डिडक्ट, क्योंकि वो आपसे अमाउंट रिकवर किया गया है, आपके सैलरी से कट किया गया है, हमें वो डिडक्ट करना जरूरी है क्योंकि वो हमारा एक्सपेंडिचर है। तो चलो वो डिडक्ट हो गया, बचा हुआ क्या होगा, टैक्सेबल। बट डिपार्टमेंट कहता है कि सपोज आपने कुछ लोन कुछ पर्पज के लिए लिया होगा, सम लोन्स यू हैव टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द सम पर्पज, कुछ पर्पज के लिए, तो वो टैक्सेबल नहीं करेंगे। तो देखते हैं अगले शीट पे। तो देखो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस परक्विजिट, तो क्या लिखा है। सो आगे मेरे एम्प्लॉयज, provided that the no value would be charged if such loans are made available for medical treatment in respect of the disease specified in rule 3A। इनकम टैक्स के साइड पे जाइए, चेक द रूल 3A। उस रूल में लिखा हुआ है बहुत सारे डिसीज के नाम। एक डिसीज जो आपको बता देता हूं, फॉर द पर्पज ऑफ एड्स। सपोज एड्स के लिए आपने लोन लिया होगा, तो कंपनी कहती है, गवर्नमेंट कहता है कि नथिंग विल बी द टैक्सेबल इफ और वेयर द अमाउंट ऑफ लोन आर प्रीटी, सॉरी प्रीटी नहीं, पेटी, पेटी मतलब छोटा सा, नॉट एक्सीडिंग द एग्रीगेट 20,000 रुपीज, मतलब 20,000 के ऊपर लोन ही नहीं लिया आपने, 20,000 रुपए लिया है लोन, एग्रीगेट लोन बोला, एग्रीगेट साल में एग्रीगेट एक बार, जितनी बार भी लेते हो उसका टोटल 20,000 से कम हो गया तो नथिंग विल बी द टैक्सेबल। बट इफ योर लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000 रुपीज इट विल बी अ टैक्सेबल। तो इस परक्विजिट में इतना ही था। ये सारे परक्विजिट मैंने आपसे करवा तो लिए, बट इसके कैलकुलेशन और कैलकुलेटिव पार्ट विल सी द इन अ प्रॉब्लम, करेक्ट। बट तब तक आपको ये थ्योरी दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सैलरी का जितना परक्विजिट हुआ उतने पे प्रॉब्लम मैंने लिया, हो सकता है बट उसमें टाइम बहुत जाता है। सो बेटर वे विल डू इन अ प्रॉब्लम, करेक्ट। तो बच्चों तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक करना मत भूलिएगा। हाय स्टूडेंट्स, तो चलो आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक शॉर्ट सारे है ना, छोटे छोटे परक्विजिट कर लेते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट है वो सारे परक्विजिट क्योंकि प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं पहले। सो लिख हियर, तो मेरे पास क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक ब्रिवरेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शाल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा है ना, कितने अच्छे अच्छे आइटम देते, देखो चिकन, आइसक्रीम, टी एंड ब्रेड, दे आर प्रोवाइडिंग टू अस, बट नॉन अल्कोहलिक बोला, अल्कोहलिक नहीं। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर इज प्रोवाइडिंग टू द अस, एम्प्लॉय को दे रहा है। तो उसके लिए जितना भी खर्चा होता है, तो लिखा है नीचे लास्ट लाइन, कौन सा, रेड कलर में, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, सच एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने खाने पे, आपके आइसक्रीम पे, चाय पे, आपके नाश्ते पे कितना खर्चा किया है, वो खर्चा दैट विल बी द टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि बच्चों ये सारा आपके जेब से जाता, सपोज आपके मतलब आप खर्चा करते तो, बट आप नहीं खर्चा कर रहे हो, एम्प्लॉयर गिविंग इट। तो देखो आगे क्या लिखा है, द अमाउंट सो determined shall be reduced by the amount if any paid and recovered from the employee for the such benefit and amenity। मतलब जो पहला हमने लाइन पढ़ा था, ये सारा खर्चा माइनस अमाउंट रिकवर्ड, सारा खर्चा माइनस अमाउंट रिकवर्ड, इफ बैलेंस इज पॉजिटिव देन टैक्सेबल, इफ इट इज नेगेटिव नथिंग विल बी द टैक्सेबल। वो लिखा नहीं मैंने, बट आप समझ लीजिए कि इन चारों को प्रोवाइड करने के लिए, नॉट अ चार बट वॉट एवर द प्रोवाइडेड, फ्री फूड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, and it is a taxable to you, correct, whatever the amount of expenditure incurred by the employer, जो भी खर्चा किया है ये प्रोवाइड करने के लिए, करेक्ट, वो आपको टैक्सेबल होगा। और उससे अमाउंट डिडक्ट करोगे, कौन सी, इस फैसिलिटी के लिए आपके सैलरी से कुछ डिडक्ट किया जा रहा है, तो डिडक्ट करो एंड बैलेंस इज पॉजिटिव देन इट विल बी अ टैक्सेबल। बट यहां पे कुछ और कुछ प्रोविजन कुछ कहता है, रूल ये कहता है एडिशनली, क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this clause shall apply to the free food
or non-alcoholic beverage provided by such employer during the office hours at office or business premises through the paid vouchers which is not transferable. मतलब खाना दिया जा रहा है ऑफिस आवर्स में, ऑफिस में, बिजनेस प्रीमाइसेस में, विच आर नॉट ट्रांसफरेबल. मतलब वाउचर के बारे में, मतलब आपको एवरी ईयर सब कुछ वाउचर्स दिया जाता है, जाओ वो वाउचर दिखाओ और खा लो. करेक्ट. और वो वाउचर ट्रांसफरेबल नहीं, किसी को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. एंड यूजेबल ओनली एन ईटिंग जॉइंट्स. ईटिंग जॉइंट्स मतलब आप खाना खाते वक्त वगैरह. ऐसा अलग मीनिंग होता है बट यहां पे मान लीजिए ऐसा. To the extent of value thereof in case does not exceed the 50 rupees per meal, per tea, per snacks. तो वो कहते हैं कि आपको जो वाउचर मिला है खाने का, टी का, स्नैक्स का, जो भी वाउचर मिलता है वो 50 रुपए के ऊपर ना हो. 50 रुपए तक नथिंग विल बी टैक्सेबल, क्योंकि उन्होंने कहा है कि नथिंग कंटेंट, कुछ टैक्सेबल नहीं होगा. बट इट इज मोर देन 50 रुपीज. मतलब मान लीजिए कि ये आपका वाउचर मिला आपको 70 रुपए का, 70 रुपीज का वाउचर मिला. ओके, 70 रुपीज का वाउचर मिला है ना आपको, तो उसमें से 50 हटा दो, 20 रुपए आपको टैक्सेबल हो जाएगा पर मील. मतलब एक दिन के लिए 70, 2 दिन के लिए 70, 3 दिन के लिए 70. तो क्या करो, 70 में से 50 माइनस करो, 20 रुपीज जो आता है उस 20 रुपए को इंटू 3 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि 3 दिन आपको मिला तो 60 रुपए आपको टैक्सेबल हो जाएगा. इसका ऐसा मानना है. And provided during the working hours free food and non-alcoholic beverage during the office hours provided in a remote area or offshore. मतलब कुछ रिमोट एरिया में जाते हो आप, मतलब ऑफिस छोड़ के दूसरी जगह पे आपको कोई रूम कुछ ऐसे जगह पे डाला हुआ है कि जहाँ पे खाने को जल्दी कुछ मिलता नहीं, उस टाइम पे आपको जो खाना मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आप ऑफिस के लिए वहाँ गए हो और आपको मिल रहा है. यहाँ पे आपका घर भी है, ऑफिस भी है. करेक्ट. घर से खाना ला सकते थे बट नहीं ला रहे हो. कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, तो टैक्सेबल होता है. बट आपको पता है कि मैं इस जगह पे गया हूं, ऐसे जगह पे गया हूं कि वहां पे घर से खाना तो दूर, घर का मिलना भी मुश्किल होता है, तो वहां पे जो भी बनाया जाता है मुफ्त में मिलता है, नथिंग विल बी द टैक्सेबल. तो है ना ये सिंपल सा परक्विजिट. ओके, चलो ऐसा ही एक आगे और परक्विजिट देखते हैं. सो देखो बच्चों, यहां पे और एक परक्विजिट लेके आए. कौन सा देखते हैं, पसंद आएगा आपको. एनी वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर टोकन इन द ल्यू ऑफ सच. मतलब आपको गिफ्ट मिले, देखो 3 गिफ्ट है आपके पास, ऐसा कुछ गिफ्ट मिलता है, ऐसा कुछ वाउचर आपको मिलता है, तो टैक्सेबल कैसे करोगे? कुछ नहीं है, बताया है उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको चलना है. करेक्ट. तो देखो आगे क्या लिखा है. गिफ्ट मे बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड. कुछ किसको भी मिले, खुद को एम्प्लॉय को मिले, या तो उसके बच्चे को मिले, या तो उसके मम्मी को मिले, या तो उसके वाइफ को मिले, या तो उसके पापा को मिले, किसी को भी गिफ्ट मिले एम्प्लॉयर से, तो वैल्यू कितना टैक्सेबल होगा. और ओकेजन पे मिला है, कुछ सेरेमोनियल ओकेजन पे या अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, दिवाली पे भी मिला, क्रिसमस पे मिला, गुड़ी पाड़वा पे मिला, एवरीथिंग, कोई भी आपका कोई बेटे का बर्थडे था उस पे मिला, कोई भी सेरेमोनियल ओकेजन हो. और अदरवाइज बोला है, अदरवाइज का मतलब होता है फॉर एनी रीजन इफ यू रिसीव द गिफ्ट हाउ मच इज टैक्सेबल. तो देखो, शैल बी द डिटरमाइन एज द अमाउंट सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट. मतलब जो गिफ्ट का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा. बट ये 4 लाइन पढ़ने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ रहा है, ये सिर्फ बता रहा है आपको एनी गिफ्ट वाउचर और टोकन, यस और नो. तो कैश के बारे में नहीं बोल रहा है. इसका मतलब है कि कैश का सारा गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा. 1 रुपया भी मिला ना कैश का तो भी फुल्ली टैक्सेबल. अभी यहां पे ये जो ऐसा गिफ्ट मिल रहा है ना, उसमें भी कुछ उन्होंने सहूलियत दी हुई है. तो ये देखिए कि जो गिफ्ट का वैल्यू वो टैक्सेबल हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड दैट वेयर द सच गिफ्ट वाउचर टोकन एज द केस मे बी इज बिलो 5,000 रुपीज इन अग्रीगेट ड्यूरिंग देयर. अग्रीगेट का मतलब आपको एक गिफ्ट पे 5,000 नहीं बोल रहे, आपको 4 गिफ्ट मिले तो 4 गिफ्ट की टोटल मिला के 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. 4 गिफ्ट की टोटल अमाउंट, वैल्यू ऑफ दैट गिफ्ट, इट शुड नॉट बी मोर देन 5,000 रुपीज. सपोज वो 5,000 के ऊपर गया तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल. मान लीजिए कि मुझे 20,000 का गिफ्ट मिला, मान लीजिए कि मुझे 20,000 का गिफ्ट मिला, 20,000 में से 5,000 मैं डिडक्ट कर दूंगा, बचा हुआ 15,000 मुझे टैक्सेबल हो जाएगा. तो इसलिए मैंने कहा था कि वाउचर गिफ्ट के लिए 5,000 तक एग्जम्प्ट है, मतलब टैक्सेबल नहीं करेंगे. बट यहां पे कैश का कुछ भी नहीं दिया. तो सपोज आपको कैश में गिफ्ट मिलता है तो
सिंगल पेनी भी आपको डिडक्ट नहीं है, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा इन द हेड ऑफ सैलरी। तो द वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी नील, मतलब कौन से बारे में बता रहे, वो पूरी लाइन है। गिफ्ट 5,000 से कम मिला तो नथिंग विल बी टैक्सेबल, गिफ्ट 5,000 से कम मिला तो नथिंग विल बी टैक्सेबल। एक गिफ्ट नहीं, सारे गिफ्ट को मिला के वो बता रहा है। 4 गिफ्ट मिले तो 4 की टोटल 5,000 की कम आती है, नथिंग विल बी टैक्सेबल। 4,000 के ऊपर आती है तो 5,000 छोड़ो, बचा हुआ टैक्सेबल बन जाएगा। करेक्ट। तो चलो आगे भी एक परक्विजिट छोटा सा वो भी कर लेते हैं। सो देखो बच्चों, यहां पे भी और एक परक्विजिट आ गया। कौन सा? सो लुक, देखो क्रेडिट कार्ड, यहां पे क्रेडिट कार्ड का है भाई परक्विजिट आपके पास। तो क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द मेंबरशिप एनुअल फीस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। मतलब कार्ड आप यूज करते हो या कोई भी यूज करते हो, उसकी मेंबरशिप फीस, उसकी एनुअल फीस विच इज चार्ज टू द क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग एड ऑन कार्ड। मतलब मेरे पास एक कार्ड है, उसका एड ऑन कार्ड मेरे वाइफ के पास है, तो उसकी मेंबरशिप फीस, उसका एनुअल चार्जेस कौन बेयर करता है? तो लिसन, इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। सारी चीज एम्प्लॉयर ने प्रोवाइडेड किया होगा और पेड किया होगा। मतलब मैंने स्वाइप किया, उसका बिल कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर। मेरा क्रेडिट कार्ड है, मेरे बैंक से मुझे मिला है, मैं एनुअल चार्जेस पे करता हूं, बट उसका रीएम्बर्समेंट मुझे सैलरी में मिल जाता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिल कौन भर सकता है? मेरा मालिक भर सकता है। मेरे क्रेडिट कार्ड कहीं पे भी मैं स्वाइप करूं, ऑल द बिल पेड बाय द माय एम्प्लॉयर, तो वो मुझे सारी अमाउंट टैक्सेबल होगी। मान लीजिए कि मैं गया और एक जगह पे लैपटॉप लेके आया पर्सनल पर्पज के लिए, या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज लेके आया, बच्चों के लिए खिलौना लेके आया, और मैंने स्वाइप किया क्रेडिट कार्ड को, और उसका बिल कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। एवरीथिंग विल बी द टैक्सेबल। उसमें से वही होगा एज रिड्यूस बाय द अमाउंट, उससे से अमाउंट जो रिकवर्ड होगा वो रिकवर कर लो, बचा हुआ बैलेंस है अमाउंट एज पॉजिटिवली होगा तो टैक्सेबल, अगर नेगेटिव होगा तो नथिंग विल बी द टैक्सेबल। तो सिंपल सा है, क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करो, मालिक भरता रहेगा, मेरे पगार से कुछ रिकवर होता है तो वो डिडक्ट करो, बस बचा हुआ क्या हो जाएगा बच्चों? टैक्सेबल हो जाएगा। तो चलो और एक छोटा सा परक्विजिट कर लेते हैं। सो हाय, देखो बच्चों 4 चीजें आ चुकी है यहां पे, है ना? तो देखो पहले क्या क्या आता है। सो देखो 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 देखो, आपको सबको चीज आ रही है। ये क्लब the value of benefit to the employee resulting from the payment and reimbursement by the employer of any expenditure incurred, या एनुअल फीस हो या पीरियडिकल फीस हो, कुछ भी हो, इन अ क्लब बाय हिम और बाय द मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। उसकी वाइफ क्लब यूज करती, उसका पेमेंट मालिक एम्प्लॉयर करता है, उसका बेटा यूज करता है, एम्प्लॉयर कर रहा है, खुद यूज करता है, एम्प्लॉयर पे करता है। मतलब पत्ते खेलने जा रहा है, ड्रिंक लेने जा रहा है, डांस क्लब जा रहा है, स्पोर्ट्स क्लब जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, उसका बिल कौन पे कर रहा है? मालिक। तो एवरीथिंग विल बी द टैक्सेबल। तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? तो लिसन ले, एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, मतलब हाउ मच एक्चुअल कॉस्ट आपने पे किया है। मतलब किसने? आपने नहीं। चलो मान लीजिए आपने पे किया और आपको मालिक वापस दे रहा है, रीएम्बर्स कर रहा है, तो वो भी तो टैक्सेबल हो जाएगा। और एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे कर रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर लेस अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द योर सैलरी विल बी द टैक्सेबल एंड बैलेंस विल बी द टैक्सेबल। मतलब एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिकॉर्ड बैलेंस इज टैक्सेबल। ये जो फॉर्मेट है ना बच्चों, एक्चुअल कॉस्ट लेस अमाउंट रिकॉर्ड बैलेंस टैक्सेबल, ये हर जगह पे आता है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है और आपको टैक्सेबल करना है। तो बच्चों याद रखना, ये परक्विजिट सारे हमने करवा लिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना, और आपके कमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थैंक्स अ लॉट बच्चों, वी विल सी द नेक्स्ट परक्विजिट इन द नेक्स्ट वीडियो।